हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सोनी विज्ञान एकेडमी पे। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था चार्जेस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और उसके क्वांटाइजेशन के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में। आज अपन चार्जेस की इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज की इंटरेक्शन के बारे में। तो अपन ने एक इंटरेक्शन 11th क्लास में पढ़ी है, ग्रेविटेशन इंटरेक्शन। उसमें क्या था, सर न्यूटन ने कहा था कि जो फोर्स है, जो दोनों मासिव पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 और फॉलो करेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ का। इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। यहां से उन्होंने इस इंटरेक्शन को बताया कि फोर्स जो है वो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। यहां पे जो जी उन्होंने दिया वो यूनिवर्सल कांस्टेंट दिया। सिमिलरली अपन चार्जेस के इंटरेक्शन के बारे में बताएंगे तो उसको बताया था अपन अपने को कुलाम ने। किसने बताया था? कुलाम ने। उन्होंने बताया कि जब दो पॉइंट चार्जेस, स्टैटिक पॉइंट चार्जेस लेंगे तो Q1 Q2 के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो भी सिमिलर उनके दोनों के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये जो इंटरेक्शन है ये भी फॉलो करेगी इनवर्स स्क्वायर लॉ का। आ गई बात समझ में? ये दोनों फंडामेंटल हैं, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे जरूरत पड़ी इस कांस्टेंट की। किसकी जरूरत पड़ी? इस कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट, अब यहां पे भी उन्होंने क्या बताया, जैसे दोनों मासिव पार्टिकल लिए अपन ने, मासिव पार्टिकल्स को कहां कहीं भी किसी भी मीडियम में लेके गए तो अपन ने देखा कि दोनों की इंटरेक्शन सेम हो रही है। अलग टेम्परेचर किया तब भी दोनों की इंटरेक्शन सेम हो रही है। ज्यादा प्रेशर किया तब भी दोनों की इंटरेक्शन क्या हो रही है? सेम हो रही है। लेकिन यहां थोड़ा सा क्या हो गया, अलग हो गया। क्या कहा उन्होंने? भी ये बात बताई कि जब दो चार्जेस को अपन किसी अलग मीडियम में लेके जाएंगे तो इनकी इंटरेक्शन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। थोड़ी सी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। डिफरेंट इट मीन्स टू से कि मैं मान लो दो चार्जेस मैंने लिए, ये फर्स्ट चार्ज ले लिया और ये सेकंड चार्ज ले लिया। ये मेरा पॉजिटिव मान लू या मेरा नेगेटिव मान लू, ठीक है। अब इन दोनों चार्जेस की फ्री स्पेस में क्या हो रही है? इंटरेक्शन हो रही है। मैंने मान ली फ्री स्पेस में इंटरेक्शन को, उसको मैंने नाम दे दिया फ्री वैक्यूम में या फ्री स्पेस में वैक्यूम नाम दे देता हूं, एफ वी हो रही, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि कोई एक मीडियम लेके गया मैं, और इस मीडियम में क्या किया मैंने, इन दोनों की इंटरेक्शन को चेक किया। दोनों की इंटरेक्शन को चेक किया तो अब इंटरेक्शन क्या हो रही है? डिफरेंट। इसका मतलब ये मीडियम कोई इफेक्ट डाल रहा है इसके ऊपर। फिर मैंने क्या किया, कोई दूसरा मीडियम लिया, मैंने कोई दूसरा मीडियम लिया और दूसरे मीडियम को भी क्या किया मैंने, इनके बीच में सेट, ये दूसरे मीडियम के अंदर इसको लेके गया। तब भी इंटरेक्शन क्या आ रही है? अलग। किससे? इस जो वैक्यूम में आ रही थी या फ्री स्पेस में जो आ रही थी इससे। आ गई मेरी बात समझ में? तब अपन इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे ही मैं इन दोनों चार्जेस को इस मीडियम में लेके जा रहा हूं, मैं मान रहा था कि फ्री स्पेस में मेरे पास में दो चार्जेस थे। ये वाला चार्ज इसके ऊपर क्या मान लेते हैं, इंटरेक्शन लगा रहा था। मान लेते हैं 100 स्ट्रिंग्स भेज रहा था। 100 स्ट्रिंग इसने इसको भेजी कहां पे? फ्री स्पेस में। लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों को मीडियम में लेके गया, अब ये कितनी भेज रहा है? 50 स्ट्रिंग्स। ये वाला चार्ज इसको कितनी भेज रहा है? 50 स्ट्रिंग्स। तो 50 कहां गई? इसने एब्जॉर्व कर ली। 50 इसने क्या कर ली? एब्जॉर्व कर ली। तो मीडियम की इस क्वालिटी को मैं जो नाम दूंगा वो मैं दे रहा हूं परमिटिविटी। क्या दे रहा हूं? परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है? जितनी भी स्ट्रिंग ये एब्जॉर्व कर रही, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। या मैं कहूं कि इसकी इंटरेक्शन में जितनी रुकावट पैदा कर रही है वो क्या है? परमिटिविटी। आ गई मेरी बात समझ में यहां तक? अब देखो, मैंने एक मीडियम लिया जो क्या कर रहा है? 50 स्ट्रिंग्स एब्जॉर्व कर रहे हैं। दूसरा मीडियम लेता हूं, दूसरा मीडियम क्या कर रहा है? मान लेते हैं 80 स्ट्रिंग्स को क्या कर रहा है? एब्जॉर्व कर रहा है। और बाकी जो 20 बच गई वो क्या कर रहा है? इसको भेज रहा है, ठीक है। तो इंटरेक्शन अब इसके पास कितनी पहुंची? 20। 80 किसने की? इसने एब्जॉर्व। परमिटिविटी बढ़ी, इंटरेक्शन कम हुई। परमिटिविटी बढ़ी, इंटरेक्शन कम हुई।
इस बार इसमें यहां परमिटिविटी उससे कम हुई तो इंटरेक्शन बढ़ी, जब मीडियम नहीं था तो इंटरेक्शन अपने को क्या मिल रही थी, मैक्सिमम। इसका मतलब परमिटिविटी को जो मैं नाम दे रहा हूं, सिंबल दूंगा मैं एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका मतलब एक फैक्टर आ गया मेरे पास में एप्सिलॉन, जो किसी भी मीडियम की क्या है, परमिटिविटी है। ये परमिटिविटी बढ़ेगी तो इंटरेक्शन कम होगी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आ गई मेरी बात समझ में यहां तक, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2, Q1 का फील्ड, Q1 का एनवायरमेंट क्या रहेगा, 4 पाई एंगल पे, मतलब ये इंटरेक्शन अपने 4 पाई एंगल पे करता है, पूरे यूनिवर्स एंगल पे। उससे सिर्फ एक सिंगल लीनियर कहां जा रहा है, Q2 पे। तो Q2 पे कितनी इंटरेक्शन आ रही है इस 4 पाई की, सिर्फ 1। 2 आती तो 2, मतलब इसका 1/4 पाइथ पार्ट आ गया अपने पास, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये किसकी इंटरेक्शन हो गई, किसी भी मीडियम में दो चार्जेस की इंटरेक्शन, किसी भी मीडियम में दो चार्जेस की इंटरेक्शन आ गई अपने पास में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सारे मीडियम्स को हटाया, मैंने सारे मीडियम्स को हटाया और सारे मीडियम्स को हटाने के बाद मैंने ये इंटरेक्शन चेक की, तो मेरे पास में सारे मीडियम्स, मतलब मैं कहूं फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, वो कितनी आ रही है मेरे पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन। फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, मतलब एप्सिलॉन को मैं एक फिक्स नाम दे दूं, क्योंकि मीडियम की, हर एक मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होगी, तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक आई बात समझ में। अब देखो, इसको मैंने दिया इक्वेशन 4 और इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 5। मैंने क्या कहा कि जब मेरे पास में दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में हैं, तो मेरे पास में इंटरेक्शन जो है, मैं मान लेता हूं कि ये इसके पास 100 है और 100 की 100 किसको दे रहा है, इसको, ठीक है। जब मैं किसी मीडियम में लेके जा रहा हूं तो 100 में से कितनी आ रही है, 50, मतलब कितनी हो गई, इसकी जस्ट हाफ, इसकी जस्ट हाफ। मतलब मेरे पास में 1/2 का क्या आ गया, फैक्टर, किसमें, इसमें 1/2 का क्या आ गया, फैक्टर, इसकी जगह। जैसे ये मान लो 100 थी, ये कितनी हो गई 50, मतलब ये कितनी हो गई 100/2, 1/2 का क्या आ गया, एक फैक्टर, ठीक है। इस फैक्टर को मैं नाम दूंगा रिलेटिव परमिटिविटी। क्या नाम दिया मैंने, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या बता रही है अपने को, कि फ्री स्पेस से किसी भी मीडियम में इंटरेक्शन पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, वो कौन बताएगी अपने को, रिलेटिव परमिटिविटी बता रही है कि फ्री स्पेस की इंटरेक्शन से अपन रिलेट कर रहे हैं किसकी, मीडियम की इंटरेक्शन को, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी को मैंने सिंबल दिया एप्सिलॉन, रिलेटिव के लिए आर। वो कितनी होगी मेरे पास में, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस, या मैं कह दूं इसको क्या, वैक्यूम। आ गई मेरी बात समझ में। और जैसे ही मैं इसको मीडियम में लेके जा रहा हूं, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम। आ गई मेरी बात समझ में। तो यहां देखो, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में मैंने कितना माना, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया, मान लो 100 न्यूटन, ठीक है। जैसे ही मैं इसको मतलब किसी मीडियम में लेके गया, तो कितना है मेरे पास में 50, मतलब एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो कितनी आई मेरे पास में 2। मतलब अगर यहां पे मेरे फैक्टर कितना आ रहा है 1/2, अगर मैं इसको एप्सिलॉन नोट कर देता हूं, आ गई मेरी बात समझ में यहां तक। तो मेरे पास में रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों का क्या कर दिया मैंने, रेशियो निकाल दिया। वैल्यू पुट करूं, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 4, तो
एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या आ गया आर स्क्वायर। ठीक है, मीडियम में कितनी है मेरे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन। आ गई मेरी बात समझ में? तो यहां तक अपन ने कैलकुलेट कर लिया। Q1 Q2 की वैल्यू सेम रहेगी, वो मीडियम में भी सेम रहेगी और वैक्यूम में भी सेम रहेगी, या कहीं अपन फ्री स्पेस में भी सेम रहेगी। 1/4 पाई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है मीडियम की परमिटिविटी। क्या चेंज हो रही है मीडियम की परमिटिविटी। तो मैं ये कहूं कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, तो बच जाएगी कितनी मेरे पास में एप्सिलॉन ऊपर चला गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई मेरी बात समझ में? देखो एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहां मैं वैल्यू पुट करूं एप्सिलॉन की तो क्या आ जाएगी मेरे पास में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह वैल्यू क्या पुट कर दूंगा मैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहां क्या बच गया मेरे पास में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से अपन क्या कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू है मेरे पास में वैक्यूम में। तो मीडियम में क्या आ जाएगा Fm इक्वल टू इसकी जो वैल्यू है मेरे पास में वो कहां है वैक्यूम के अंदर। तो ये क्या आ गई मेरे पास में वैक्यूम अपॉन क्या आ गया एप्सिलॉन आर। तो यहां से रिलेटिव परमिटिविटी की एक और वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, क्या आ जाएगी यहां पे क्या आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं मतलब इसको इसकी जगह भेज दूं, इसको इसकी जगह भेज दूं, तो यहां से एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही मैंने ऊपर लिख रखा है। ठीक है, तो अब देखेंगे अपन इसकी यूनिट्स और डायमेंशंस। देखो कूलम्ब्स लॉ, ठीक है कूलम्ब्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं लेट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स interaction between two charges, interaction between two point stationary charges, क्योंकि अपन कहां पढ़ रहे हैं इसको इलेक्ट्रोस्टेट में, स्टेशनरी चार्जेस इज multiply of 2 point charges is directly proportional to multiply of both charges and r क्या है अपने पास में डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, एंड with a factor and multiplied with a factor multiplied with a factor 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इन वैक्यूम या फ्री स्पेस। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको डिराइव कर देंगे सीक्वेंस वाइज यहां से। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि इसकी क्या निकालते हैं, यूनिट्स निकालते हैं। क्या करें अपन, इसकी यूनिट्स निकालेंगे। तो देखें, देखो अपने पास में फोर्स इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया यहां पे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 क्या है, 1 कूलम, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, दूसरे चार्ज की यूनिट भी क्या रहेगी, कूलम, डिस्टेंस की मीटर, तो और फोर्स की न्यूटन। इट मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या कर सकता हूं मैं, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट आएगी मेरे पास में क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है मेरे पास में 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹। ठीक है, यहां से जब मैं एप्सिलॉन नोट की वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, 2 3 4 चार्जेस को अलग अलग अपन रखें और क्या कर सकते हैं, वैक्यूम की इस परमिटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जब मैंने कैलकुलेट की मेरे पास में कितनी वैल्यू आई वो देखें ध्यान से। उसकी भी पहले यूनिट निकाल लेते हैं अपन। तो यहां से उसकी यूनिट निकालेंगे, तो एफ को इसकी जगह भेज दूं और इसको एफ की जगह। तो देखना ध्यान से, एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास में क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू यूनिट आएगी मेरे पास में क्या आ जाएगी, 1/4 फोर्स की क्या, 1/4 पाई की यूनिट नहीं होगी, फोर्स की न्यूटन, Q1 Q2 सी स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नोट की जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, न्यूटन -1 मीटर स्क्वायर -2 और C2। इसकी जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की वो कितनी आई, 8.85 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अपन, इनकी डायमेंशंस भी चेक कर सकते हैं। इनकी क्या निकाल सकते हैं अपन, डायमेंशंस भी चेक कर सकते हैं। तुम लोग एक बार इसको उतार लो और वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अपन क्या निकालेंगे, अब इनकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं। देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t -2, 11th क्लास में अपने पढ़ा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अपने को डायमेंशन चेक करनी है किसकी, एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशन किसकी चेक करेंगे अपन, एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, Q1 चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, देखो चार्ज क्या होता है अपने पास में, I इक्वल टू Q अपॉन T, ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो यहां से Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू टी, इसकी यूनिट एम्पियर, उसकी टाइम T, A1 T1। तो देखो अपन किसकी रखते हैं, एप्सिलॉन नॉट की। डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी की डायमेंशन निकालूंगा मैं, कितनी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट की, देखो n-1 न्यूटन का -1, इट मींस m-1, L भी क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव यहां नेगेटिव हो जाएगा, L भी -1 और T क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, मीटर -2, तो इसका मतलब L -2 C स्क्वायर, यहां से C इक्वल टू क्या है, AT, तो C स्क्वायर क्या हो जाएगा, A2 T2, ये भी पॉजिटिव, तो यहां क्या आ जाएगा मेरे पास में, A2 T2। देखो m नहीं है अपने पास में, m-1, L -1 -2 -3 +2, फिर क्या आ गया अपने पास में
सॉरी L -1 और -2, ये हो गया अपने पास -3, L नहीं है अपने पास में, तो L -3 T2, यहां T नहीं है, यहां T2, तो क्या आ जाएगा T4। दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ऐसे करके अपन हर एक यूनिट का क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। 11th क्लास के सेकंड चैप्टर के अंदर सारी चीजें यूनिट डायमेंशन निकालने वाली हैं, तुमने पढ़ी होगी, और बाकी सारी क्वांटिटीज की मैं साथ साथ में तुम्हें निकालते जाऊंगा। ठीक है, जेई नीट के एग्जाम्स के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है यूनिट्स और डायमेंशन का। ठीक है, कभी कभी सीबीएसई के एग्जाम में भी आ जाता है, मतलब सिंगल क्वेश्चन के अंदर कि इसकी डायमेंशन निकालो। आ गई मेरी बात समझ में? तो अब अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो, छोटी छोटी चीजें तुम्हें ज्यादा परेशान कर जाएंगी। एक बार स्टार्टिंग का तुम पकड़ गए, एक बार तुम्हारे अंदर फील्ड बन गया अगर इस फिजिक्स का, तो फिर आगे का पूरा इलेक्ट्रोस्टेट बिल्कुल चुटकियों पे सॉल्व कर दोगे तुम। तो देखो, अपने पास में वैल्यू क्या आई, अपने पास में वैल्यू क्या आई, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या वैल्यू आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कहां पे, वैक्यूम में। तो अब अपन क्या करते हैं, ये तो फोर्स का अमाउंट है, ये क्या है, फोर्स का अमाउंट है, लेकिन सिर्फ अमाउंट। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब फोर्स का कोई अमाउंट होगा अपने पास में, और फोर्स की कोई डायरेक्शन होगी, फोर्स की क्या होगी, कोई डायरेक्शन होगी। विदाउट डायरेक्शन इट इज नॉट कंप्लीटेड, देन वी हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन। यहां तक आया समझ में? तो अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो देखो, वेक्टर फॉर्म निकालनी है, अपन क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं दो अपने पास में पॉइंट चार्जेस हैं, दो अपने पास में क्या है, पॉइंट चार्जेस है। मैं मान लिया मैंने Q1 है और दूसरा कौन सा है, Q2। दोनों स्टैटिक हैं अपने पास में, रेस्ट पे हैं, दोनों रेस्ट पे हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगी, एक इंटरेक्शन होगी, इंटरेक्शन, और इस डिस्टेंस को मैं नाम देता हूं R। अब देखो, Q1 किस पे फोर्स लगाएगा, Q2 पे, और Q2 किस पे फोर्स लगाएगा, Q1 पे। बोथ विल बी इक्वल टू फॉलो न्यूटन्स लॉ। न्यूटन का लॉ भी तो यही था कि Q1 Q2 पे फोर्स लगाए, Q2 Q1 पे फोर्स लगाए, दोनों क्या रहे, इक्वल, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, दोनों की ऑपोजिट। ये भी अपन क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली मैं एज्यूम कर लूं Q1 किस पे फोर्स लगा रहा है, Q2 पे, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, Q2 की डायरेक्शन में। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, R। अब दोनों को अलग अलग अपने पास नोटेशन देने के लिए अपन क्या करते हैं, फोर्स को नोटेशन देते हैं Q1 से Q2 पे, तो फोर्स F ऑन 2, F ऑन 2, यहां पे मेरे पास फोर्स क्या हो जाएगा, F ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन R2, इनिशियल पोजीशन R1, तो
R2 R1। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने मान लिया, फर्स्ट मैं मान लूं कि दोनों कैसे चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो Q1 Q2। एक मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता हूं। क्या बनाऊं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां मैंने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मान लिया? ओरिजिन 0 0। ठीक है, ओरिजिन से Q1 की जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे पास में कितनी है? R1 वेक्टर। ठीक है, ओरिजिन से Q2 कितना है मेरे पास में? R2 वेक्टर। क्या है मेरे पास में? R2 वेक्टर। ठीक है, R1 वेक्टर ये वाली डायरेक्शन, R2 की ये डायरेक्शन, और R12 की क्या डायरेक्शन हो जाएगी? फोर्स की डायरेक्शन में। तो देखो, ट्रायंगल लॉ से फॉलो कराएं अपन, R1 प्लस R21, R1 प्लस R21 किसके इक्वल होगा? R2 के इक्वल। तो यहां से मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी? R2 वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में? R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। क्या आ जाएगा? R2 वेक्टर इक्वल टू R1 प्लस R21। अब देखो, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस चाहिए कि मुझे, Q1 और Q2 के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? वेक्टर डायरेक्शन उसकी R21। तो यहां से R21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में? इसको मैं इधर भेज दूं तो आ जाएगा मेरे पास में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब अपन कैलकुलेट करें फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कैलकुलेट करें तो कूलम ने बताया था F इक्वल टू क्या मेरे पास में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्शन लेंगे तो डायरेक्शन लगा दी। इसकी डायरेक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में है? R21 की डायरेक्शन में। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा? R21 का कैप, R21 का कैप, क्योंकि डायरेक्शन क्या रहेगी फोर्स की? ये वाली। तो फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये R21 की डायरेक्शन में क्या रहेगी? फोर्स की डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, तो ये क्या लगा दूंगा मैं? R21 का कैप। यहां मेरे पास में क्या है? यूनिट वेक्टर। और यहां क्या है मेरे पास में? उसका वेक्टर। कोई भी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे अपन, तो जैसे मान लो कोई भी मेरे पास में ए वेक्टर है, तो उसका क्या आएगा मेरे पास में? ये मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो यहां से मैं उसकी अगर डायरेक्शन निकालना चाहूं तो ए कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एज वी स्टडीड इन 11th क्लास। ठीक है, तो यहां से ए कैप की डायरेक्शन, तो सिमिलरली आर कैप 21 क्या हो जाएगा मेरे पास में? सिमिलर R21 का कैप क्या हो जाएगा? R21 वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां मैं इसको लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये दे दिया मैंने सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकता हूं? R21 का कैप किसके बराबर हो गया? R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21। समझ में आ गई ये बात? ये वाली R21 का कैप किस में पुट करूंगा मैं? इक्वेशन 2 में। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन थर्ड, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में। जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा मेरे पास में फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहां भी क्या है? R21 का स्क्वायर। R21 का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास में? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्या आ जाएगा? स्क्वायर, मतलब इसके डिटरमिनेंट का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? इसके डिटरमिनेंट का स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन की जगह मैं क्या लिख दूंगा? वैल्यू पुट कर दूं R21 कैप की, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? R21 वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। R21 वेक्टर क्या है मेरे पास में? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है,
ये तो हो गई डायरेक्शन, और R21 का कैप लिखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, R21 की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी यहां पे। अब देखो तो मेरे पास में F21 F21 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, देखो ये भी इसका मैग्नीट्यूड है, ये भी इसका मैग्नीट्यूड, यहां पावर 2 यहां पावर 1, मल्टीप्लाई होंगी तो पावर कितनी हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्या हो जाएगा, क्यूब, और मेरे पास में डायरेक्शन क्या बच जाएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये इसकी क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म। तो मैं यहां क्या लिख दूं, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आ गई बात समझ में यहां तक। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन अपन और सेटिस्फाई करेंगे, क्या Q2 जो फोर्स लगा रहा है Q1 पे वो भी इतना ही होगा, इसके बराबर, लेकिन सिर्फ क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, तो इसको अपन क्या करा लेते हैं, सेटिस्फाई करा लेते हैं। ठीक है, इसको सेटिस्फाई कराएंगे अपन। तो देखो अब मैं क्या कर लेता हूं, फोर्स Q2 किस पे लगाएगा, Q1 पे, तो इस बार मेरे पास में फोर्स 2-1 ना होके क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट Q1 की डायरेक्शन में। ठीक है, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। फाइनल पोजीशन क्या है मेरे पास में इस बार, R1, इनिशियल पोजीशन 2। ठीक है, अब देखो, अब ट्रायंगल, अब डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी इसकी ऑपोजिट। अब ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो R1 किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, R1 वेक्टर इक्वल टू R12 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, यही होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ, क्योंकि यही क्लोज कर रही है अपने पास में। ठीक है, तो यहां से R12 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर, R1 माइनस R2 वेक्टर। तो यहां से अपन इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, सिमिलर कंडीशन करनी है, क्या जाएगा, देखो ये वेक्टर है तो ये वेक्टर क्या रहेगा मेरे पास में, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और अपॉन में क्या आएगा उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा मेरे पास में, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये दोनों सिंबल किसको बताएंगे, मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो अब मैं फोर्स लिखूंगा कौन सा, F12 वेक्टर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चेंज होगा क्या, नहीं, फंडामेंटल है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज क्या हो रही है, डायरेक्शन, और डायरेक्शन की जगह मैंने क्या पुट कर दूं, R12 का कैप, लेकिन R12 की वैल्यू तो अपन ने क्या कर रखी है, ऑलरेडी निकाल रखी है, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 4, इसको दे दो मैं इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 से इक्वेशन किस में वैल्यू पुट कर दूं मैं, इक्वेशन 6 में, तो F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R12 की जगह मैं क्या पुट करूंगा अब, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन, यहां पे भी क्या है, R12 का स्क्वायर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बताओ समझ में आएगी नहीं आई, R12 का स्क्वायर, किसी भी वेक्टर का, ए वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं इसी के साथ, तो क्या जाएगा मेरे पास में, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बीच का एंगल, दोनों सेम एंगल, cos 0, cos 0 क्या हो जाएगा 1, इट मींस ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, दो वेक्टर दोनों का डॉट करूंगा तो क्या जाएगा मेरे पास में ए स्क्वायर, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी रहेगी, स्केलर क्वांटिटी, इसका क्या रहेगा मैग्नीट्यूड। तो ये भी मैं क्या लिख सकता हूं इसकी जगह पे, R12 की जगह पे
R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, वही कंडीशन करता हूं, यहां से तो मैं क्या करता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं। देखो F12 वेक्टर 1 एज इट इज, 1/4 पाई एप्सिलॉन एज इट इज, Q1 Q2 एज इट इज। अब देखो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, चाहे अपन पोजीशन चेंज कर दें, ये भी चाहे अपन R2 माइनस R1 कर दें, ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहां से माइनस कॉमन लेते ही माइनस बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास में माइनस तो आ गया बाहर, और उसकी जगह पे क्या हो जाएगा मेरे पास में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये मेरे पास में क्या हो गया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का डिटर्मिनेंट मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये रहा, और 1 पावर दोनों क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। ये वैल्यू और ये वैल्यू, अगर ये माइनस नहीं हो तो वैल्यू क्या है, दोनों सेम। इट मींस ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, इक्वेशन 4 के बराबर, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 7। देन कंपेयरिंग इक्वेशन 7 विद इक्वेशन किसके साथ में कंपेयर करूं, 4, इक्वेशन 4, तो मेरे पास में F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस, और ये वाली वैल्यू किसकी, इक्वेशन 4 की, इट मींस F21 वेक्टर दैट इज आल्सो फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ। तो देखो बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल गया अपने पास में, क्या कि ये वाला जो फोर्स किसके इक्वल है, F21 के, सिर्फ माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन को। ठीक है, माइनस साइन रिप्रेजेंटिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। आ गई बात समझ में, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि Q1 Q2 पे फोर्स लगाए या Q2 Q1 पे फोर्स लगाए, अमाउंट जो है वो सेम आएगा, सिर्फ डिफरेंस किसका आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन का। ठीक है, अब देखो ये अपन ने पढ़ लिया सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, लेकिन अगर चार्जेस कितने हो, बहुत सारे चार्जेस, कितने हो, बहुत सारे, एक Q1 Q2 पे लगाई, फॉर एग्जांपल में मान लू यहाँ Q3 भी हो, Q4 भी हो, Q5 भी हो, Q6 भी हो, Q7 भी हो, Q8 भी हो। अब Q1 Q2 पे लगाएगा, Q1 इस पे लगाएगा, इस पे सब पे Q1 लगाएगा, फिर Q2 सब पे लगाएगा, फिर ये सब पे लगाएगा, मतलब एक चार्ज अपने एनवायरमेंट में जितने भी चार्जेस होंगे, अपने एनवायरमेंट, ध्यान दो किसका है अपने पास में, इनवर्स स्क्वायर लो, डिस्टेंस के बिल्कुल क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। अब डिस्टेंस, रेंज क्या होनी चाहिए, रेंज इनफाइनाइट रेंज तक क्या करता है, ये वैलिड होता है। कूलम्ब फोर्स इनफाइनाइट रेंज तक क्या होता है, वैलिड होता है। हालांकि ये बातें 12th क्लास में प्रूव नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, तो अब अगर अपने पास में बहुत सारे चार्जेस हों, अगर अपने पास में चार्जेस क्या हो, बहुत सारे हों, तो अब अपन क्या करेंगे, सभी चार्जेस का क्या कर देंगे, सुपरपोजिशन। चार्जेस क्या कर देंगे, सुपरपोजिशन। तो अपना अगला टॉपिक क्या रहेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब फोर्स। ठीक है, उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टेट का बेसिक पार्ट पोटेंशियल के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जिसको भी ये वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसको नहीं आया वो तो डिसलाइक का बटन भी है। थैंक यू सो मच।